आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ ड्राइव। बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर इजरायली मीडिया का दावा है कि मुज्तबा हुसैनी खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन इजरायली मीडिया का ये दावा है कि जिसे हाल ही में जिनकी शहादत हुई है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जिनकी शहादत हुई, उनके बेटे मुज्तबा हुसैनी खामनाई को सुप्रीम लीडर ईरान का मुकर्रर किया गया है। लेकिन ईरान की जानिब से फ़िलहाल इस पर कोई वजाहत या तस्दीक नहीं दी गई है। ईरान की असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है, ये इजराइल का दावा है। आयतुल्लाह अली खामनाई 36 साल तक ईरान की क़यादत कर रहे थे और वो 28 फरवरी को अमरीकी और इजरायली हमलों में हलाक हो गए थे। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती भी शहीद हुए थे। उनकी अहलिया भी उस हमले में ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल में वो इंतकाल कर गई थी। और ईरान ने ऐलान किया है कि खामनाई को मुक़द्दस शहर मशहद में दफन किया जाएगा और तेहरान में एक बड़ी अलविदाई तकरीब भी मुनक्कद की जाएगी। ताहम तदफीन की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मुज्तबा हुसैनी खामनाई के इंतखाब से ईरान में नए दौर का आगाज़ मुतवक्का है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस फैसले पर मुख्तलिफ रद्द-अमल मुतवक्का है। आपको बताते चले कि फ़िलहाल ईरान के अंदर जो अबूरी सुप्रीम लीडर अली रज़ा इराकी अबूरी सुप्रीम लीडर उन्हें मुंतखब किया गया था, लेकिन जो खबर इजरायली मीडिया का दावा है कि आयतुल्लाह खामनाई जो कि शहीद हुए हैं 28 फरवरी को इजरायली और अमरीकी बमबारी से, उनके बेटे मुज्तबा खुमैनी को फ़िलहाल ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है। बढ़ते आगे बात अब इसराइल की भी करते हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद को फ़िलहाल दोबारा से खोल दिया गया है। इसराइल के मरकज़ी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद रात के दौरान अब खोल दी जाएगी, ये इसराइल का दावा है। उन्होंने इस हवाले से बयान जारी किया है और साथ ही साथ ये इक़दाम इस हफ्ते के आगाज़ में जो ईरान के साथ तसादुम के बाद आर्जी तौर पर बंद होने के बाद दोबारा से इसे खोल दिया जा रहा है। इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी इजरायली मुश्तरका हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजें बंद कर दी थी और इस बंदिश की वजह से हज़ारों मुसाफिर फंस गए और आलमी फ़िज़ाई नक़्ल हमल मुतासर हुई है। ट्रांसपोर्ट वज़ीर ने ऐलान किया है कि फ़िज़ाई हदूद की बहाली मरहलावार और मोहतात अंदाज में होगी, जिसका आगाज़ आज और यानी कि आज रात से होगा। इब्तिदाई तौर पर महदूद परवाजें सिर्फ वतन वापस लाने के लिए ऑपरेट करेंगे। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी की बुनियाद पर यह महदूद बहाली अगले हफ्ते के बजाय पहले शुरू की गई है और इब्तिदाई मरहले में एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई जहाज़ की लैंडिंग फी घंटा की इजाज़त देगा और अगर सिक्योरिटी मुस्तहकम रही तो दूसरे मरहले में ये तादाद बढ़कर 2 कर दी जाएगी। फिलहाल इस हवाले से ऐलान कर दिया गया, यानी कि आज रात से इसराइल के अंदर जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर फ़िज़ाई जो सर्विस है उसे बहाल कर दिया जाएगा और फिलहाल एक परवाज़ को, यानी कि जो परवाज़ वतन वापस आएगी, इसराइल वापस आएगी, उसी परवाज़ को फिलहाल आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर कोई रवानगी नहीं होगी और परवाज़ें सिर्फ मुसाफिरों को वापस लाने पर मरकूज़ होंगी।
इस इकदाम के दौरान खत्ते में मौजूद दीगर ममालिक जिनमें कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान शामिल ने फ़िज़ाई पाबंदियाँ बरकरार रखी हुई हैं, जिससे बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के शेड्यूल्स पर गहरा असर पड़ा है। एयरलाइंस और मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो परवाज़ों की सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करे और सरकारी हिदायत पर अमल करे, क्योंकि खत्ते की सिक्योरिटी नाजुक सूरत हाल में बनी हुई है। बढ़ते आगे बात जरा अब अमेरिका की करते हैं, क्योंकि अमेरिका के 4 जो फौजी एहलकार हालिया ईरानी हमलों के दौरान जाँ बहक हुए हैं। ईरान अमेरिका की जानिब से उन फौजियों की अब शनाख्त बाज़ाब्ता तौर पर की गई है। अमेरिका की फौज ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मारे जाने वाले पहले 4 अमेरिकी फौजियों की बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त कर दी है पर की गई है। अमेरिका की फौज ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मारे जाने वाले पहले कैप्टन है और अमेरिकी फौजियों की बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त 42 साल का की गई है। और अमेरिका की फौज ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मारे जाने वाले पहले 4 अमेरिकी फौजियों की बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त कर दी है पर की गई है। अमेरिका एक ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान फौजी अफसरान है, कैप्टन है, 4 अमेरिकी फौजियों तनाज़े के दौरान जामा तौर पर शनाख्त कर दी है पर की गई है। अमेरिका की फौज ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मारे जाने वाले पहले 4 अमेरिकी फौजियों की बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त कर दी है पर की गई है। अमेरिका की फौज ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मारे जाने वाले पहले 4 अमेरिकी फौजियों की बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त कर दी है पर की गई है। अमेरिका की फौज ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मारे जाने वाले पहले। बढ़ते आगे बात जरा अब अमेरिका की ओर करते हैं, अमेरिका और पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने कौंसल खानों जिनमें कराची और लाहौर शामिल है वहां पर गैर हंगामी अमले और उनके अहल खाना को वापस बुला लेने का हुक्म जारी कर दिया गया है। क्योंकि 2 रोज कबल जब कराची और लाहौर के अंदर जो दोनों अमेरिका के कौंसल खाने हैं वहां पर एहतजाजी मुजाहरे हुए और आग लगाने की कोशिश की गई मुजाहिरीन की जानिब से, उसके बाद ही अमेरिकी फौजियों की फायरिंग से कुछ शहरी भी जांबाक हुए थे, एहतजाजी लोग जांबाक हुए थे। उसके बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने दोनों कौंसल खानों कराची और लाहौर से गैर हंगामी गैर जरूरी जो अमला है उसे वापस बुला लिया है और उनके अहले खाना को भी वापस बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसकी वजह से खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी बताई जा रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने देर रात जारी करदा बयान में कहा कि गैर जरूरी हमले और उनके करीबी अहल खाना को कौंसल खानों से रवाना होने की हिदायत दी गई है। अमरीकी हुक्काम ने वजाहत की है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाना मामूल के मुताबिक काम करेगा, वो फाल रहेगा और यहाँ की सफारती खदमात जारी रहेंगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो रिटर्न ऑपरेशन और सर्विसेज फिलहाल तातुल जारी हैं वहाँ पर, और ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया गया है जब मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा बढ़ने के बाद सिक्योरिटी के खतरात में इजाफा देखा जा रहा है। अगरचे वाशिंगटन ने किसी भी खास खतरे का जिक्र नहीं किया, लेकिन गैर ज़रूरी हमले की वापसी आम तौर पर एहतियाती तदाबीर के तौर पर की जाती है, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक समझी जाती है। महकमे खारजा ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मोहतात रहने, मकामी हालात पर नज़र रखने और अमरीकी सफारती इदारों की हिदायत पर अमल करने का मशवरा भी दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैरून मुल्क अमरीकी अमले और शहरियों की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है। अब तक पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कोई सरकारी रद्दअमल इस पर सामने नहीं आया है। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है। ये जुज़्व इनखला इस बात का अंदिया है कि ईरान तनाज़े के मुमकिन असरात पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश बढ़ गई है, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुल्क में दाखिली सिक्योरिटी के हालात काबू में है।
अब जरा बात जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी नजर डालते हैं। PDP की सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले जलाकर एहतजाज दर्ज किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये इक़दाम अमरीकी और इजरायली पॉलिसियों के खिलाफ अवामी गुस्से की अक्कासी करता है। महबूबा मुफ्ती ने मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी और साबिक मियां जुनैद मुत्तू के खिलाफ दायर FIR को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया, जबकि उन्होंने हुकूमत के रवैये और ईरान के हालात पर मौजूदा सरकार की खामोशी पर भी हैरत का इजहार किया है। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी तो आदमी बल्कि कई जगह कई बच्चियां भी जेलों में बंद हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहाँ के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया, और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया। कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था, एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहाँ के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। को कि जहाँ तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं यहाँ की सरकार को, जितने भी लोग जेलों में आपने बंद किए हुए हैं उनको रिहा कर दीजिए। और उसके साथ ही जो आपने रूहुल्लाह साहब और जुनैद अजीम मट्टू के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की है, क्योंकि वो बोले तो ये तो नहीं है कि सब अपनी ज़बान बंद करे, उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ शालटेंग इलाके की बच्चियाँ भी बंद है, उनको उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट है ये रूहुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात ही तो की, उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क की लीडरशिप खामोश क्यों है। जुनैद अजीम मट्टू जो कल मेयर था, उसने बात की तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की। तो मैं मुल्क की क्या बात करूं? मुल्क में तो आपको पता है क्या हो रहा है। मुल्क में तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दी जाती है, तो पर कोई कुछ करता नहीं है। ये तो मुल्क का तो हाल है ही, बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदू मुस्लिम करके। पर हमारे जम्मू कश्मीर का हाल देखिए क्या है। और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ की लीडरशिप है, जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की इस मामले में, उससे कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पे निकले, जिन्होंने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया, या जो ईरान के पे अटैक को कंडेम करते हैं, या शहीद खामनी साहब के को उनके साथ ताज़ियत करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं, वो उनको मुजरिम बनाया गया है, उनको मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। तो ये तो सारा उल्टी गन। अनफॉर्चुनेटली द मुस्लिम कंट्रीज़, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितनी भी गल्फ में हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट में हैं, वो न सिर्फ तमाशा देख रही हैं, बल्कि उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला है, बट इनडायरेक्टली tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. ये तो इससे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है। और कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज़, और इसके बाद तो उनकी बारी है। और इसमें मुझे ये भी अफसोस है कि पाकिस्तान, जिन्होंने हाल ही में अरब के साथ एक मुआहदा किया, आज लगता है वो मुआहदा इजराइल के खिलाफ नहीं था, वो ईरान के खिलाफ था। तो सारी मुस्लिम कंट्रीज कहीं ना कहीं अमेरिका के और इजराइल के बगल बच्चे बने हुए हैं, और एक ईरान अकेला लड़ रहा है। तो इसलिए हमारे दिल, हमारे दिमाग
इधर ईरान में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी खतरात के दरमियान हज़ारों भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी तलबा जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं सख्त खौफ हरास का शिकार है और उनके वालिदैन ने भारतीय हुकूमत से फौरी इनखला की अपील कर दी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों जैसे तेहरान, इस्फहान और दीगर कुछ शहरों में मौजूद तलबा के वालिदैन ने कहा कि हालात इंतहा दर्जे तक बिगड़े हुए हैं, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और उन्हें मुसलसल धमाके सुनाई दे रहे हैं। बहुत से तलबा अपने घरों में मुकीद हैं और बाहर जाना खतरनाक समझ रहे हैं। वालिदैन ने बताया है कि उनके बच्चों से राब्ता मुनक़ता हो गया है, इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज महदूद या बंद है और इत्तलात बहुत कम मिल रही हैं। इसलिए उसने घर वालों में शदीद बेचैनी पैदा कर रखी है। उन्होंने अब हुकूमत हिंद से फौरी तौर पर अपने बच्चों को ईरान से वापस निकालने की दरख्वास्त की है। हाँ, हमारे बच्चे भी ईरान में हैं। बेसिकली एक दो दिन से वी वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एम्बेसी वर्ड्स इन तेहरान and Ministry of External Affairs who have relocated our children from red zones to safer zones. But still, tonight, as communicated by some parents, there was intense bombing in Urmia University of Medical Sciences. वहाँ पे जो बच्चे हैं, जहाँ पे कश्मीरी बच्चे हैं, उस डॉर्म में कुछ क्रैक्स हो गए हैं. They are frightened. So वो mentally upset है. बिल्कुल सहरी के टाइम हो गई, वो लैंडलाइन फोन से कुछ बात हो गई कि देयर वाज इंटेंस फायरिंग एंड दे वर फ्राइटन एंड दे वर मतलब जस्ट क्राइंग. सो वी humbly, respectfully request our external affairs ministry to just evacuate as soon as possible, evacuate the students from Iran, all parts of Iran, to land borders. बातचीत हो रही है बहुत, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे नॉर्मल हालात में होती है. कभी कभार फ़ोन लगता है, ज़्यादातर नहीं लगता. हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर, पेरेंट्स, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं. तो बहुत शुक्रिया हमारी जो इंडियन एम्बेसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बहुत काम किया है. दे हैव रिलोकेटेड द चिल्ड्रन टू सेफर प्लेसेस एंड वो बहुत सराहनीय बात है. हमारे बच्चे चलो रिलोकेट हो गए, लेकिन रिलोकेशन ही काफ़ी नहीं है. हमारी ये दर्दमंदाना ये अपील रहेगी इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि वो उन बच्चों को वहाँ से निकालें. क्योंकि अब जो खबरें हम देख रहे हैं यहाँ मीडिया में, उस हिसाब से बहुत ही तनाव वाली सिचुएशन है इस वक्त जो इवॉल्व हो रही है पूरे ईरान में. अब ऐसी जगह लग रहा है मीडिया से कि कोई जगह नहीं है जहाँ पर इसका असर, जंग का असर नहीं हो रहा है. बॉम्बिंग, हेवी बॉम्बिंग हो रही है. इवन कह रहे हैं क्लस्टर बॉम्बिंग हो रही है. जो हेवी वो बॉम्ब्स होते हैं वो गिर रहे हैं. हमारे बच्चे बिल्कुल, जब हम उनके साथ बात कर रहे हैं तो वो चीख पुकार में होती है. लिहाजा आपको पता होगी कि बहैसियत पेरेंट्स हमारे पर क्या गुजरी होगी. हम सराहते हैं, एक बार और सराहते हैं कि जो हमारे सरकार ने काम किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी जो तेहरान में है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है. हमारी दर्दमंदाना अपील ये है कि अब बच्चों को जहां उन्होंने रिलोकेट किया हुआ है, वहां से उनको कहीं बॉर्डर से किसी तरीके से उनको वहां से निकालें. जो भी एडजस्टमेंट लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फीजिबल है उनके हिसाब से. जी, एक्चुअली मेरा बेटा IUMS में पढ़ रहा है, वो तेहरान में है और तेहरान में रेड अलर्ट जोन दिया गया था. तो हमने पिछली बार बात की 2 दिन पहले, तो उनको ले जाया गया था, रिलोकेट किया गया था उनको टुकुम. लेकिन जहाँ तक हम बता सकते हैं कि ईरान में कोई भी जगह सेफ नहीं है इस टाइम पे. इवन हमें लग रहा था कि उर्मिया जो है वो बॉर्डर एरिया लोकेट है, वहाँ से सेफ है. लेकिन उर्मिया से बच्चों के हमें वॉइस नोट आ रहे हैं, वो हमें पिक्चर्स भेज रहे हैं, उनके डॉर्म्स में कैसी हालात है. कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है जी. वो और हमारा तो कोई नेट भी नहीं चल रहा है, उनसे बात भी नहीं हो रही है. जी नहीं, बात अगर हो रही है कभी कभार वहाँ से वो फोन कर पा रहे हैं, लेकिन 2 दिन से हमने कोई बात नहीं करी है. क्या कुछ अपील करते हैं आप? जी, हमारी अपील रहेगी, हमने इससे पहले भी किया कि एडवाइजरी तो निकली हुई थी, इशू हुई थी एडवाइजरी की बच्चों को बुलाया जाए. लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बोल सकती हूँ कि कंफ्यूजन इतना है कि हमें बोल रहे हैं कि बच्चों को क्यों नहीं बुलाया, जो एडवाइजरी निकली हुई थी. लेकिन हम ये बता दें कि एडवाइजरी देखी थी हमने. जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, या बच्चे जो थर्ड ईयर में है,
وہ کچھ بچے آئے تو ہیں لیکن ہمارے بچے وہ فائنل ایئر میں ہیں, ان کے کلینکلز چل رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کا 2.5 سال کے بعد آفٹر 2.5 ان کے ہوتے ہیں علوم پایا. جو علوم پایا ان کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, وہ بچے پھنسے ہوئے ہیں. اور ایسے ہی ہمارے بچے ہیں جن کا کلینکل ہے, ان کو ویزا نہیں پرووائڈ کیا گیا تھا, تو ہمارے بچے کیسے آ جاتے. ان کے 5th کو, میرے بچے کا 5th کا لاسٹ پیپر ہے, ایسے باقی بچوں کا ہے 5th کا لاسٹ پیپر ہے. 6th کو ہم نے ٹکٹ بک کر کے رکھی تھی, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے. میری بچی بھی ہے ایران میڈیکل یونیورسٹی میں, اس کا 4th ایئر چل رہا ہے. ہم نے اس کی ٹکٹ بھی نکالی ہے 13 مارچ کو, مگر ان کے کلینکل کلاس چل رہے ہیں آج کل, اور ان کا 10 مارچ کو ختم ہو جاتا ہے اس کا ایگزام. پھر 13 مارچ کو ہم نے اس کی ٹکٹ نکالی. ہاں واٹس ایپ میسیج ہو رہی ہے, مگر آج 3 بجے سے کچھ بھی نہیں. کل سے میں نے اس کے ساتھ 12:15 بجے رات کے بعد 12:15 بجے بات کی ہے, بات نہیں واٹس ایپ میسیج بس. ہاں وہ اس وقت فون میں ہے, ان کو نکالا ہے تہران سے, ریلوکیٹ کیا ہے, اس کے لیے تو شکریہ ہم کرتے ہیں. مگر اب ان کو ایووکیشن کی ضرورت ہے, ہر ایک بچے کا, ہر ایک یونیورسٹی کو. بس ہمارا اتنا ہی ہے. بس بچوں کو یہاں پر لائے واپس, ہماری یہی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ بہت پریشان ہم یہاں لوگ, تب سے ہم سوئے نہیں جب سے بچوں کا یہ سنا کہ وہاں حالات خراب ہو گئے. اس لیے ہم گورنمنٹ سے التجا کر رہے ہیں. ادھر وادی کشمیر حفاظتی پابندیاں آج بھی برقرار ہیں. حکام کے مطابق صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہیں, تاہم امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پابندیاں جاری رکھی جا رہی ہے. حساس مقامات جن میں ڈاؤن ٹاؤن سری نگر اور لال چوک گھنٹہ گھر سیکیورٹی فورسز وہاں پر تعینات کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. جموں کشمیر محکمہ داخلہ نے وادی میں پری پیڈ موبائل انٹرنیٹ کی سروسز کو 2G رفتار تک محدود کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور یہ پابندیاں آج شام 8 بجے تک جاری رہے گی. یہ ہدایت عارضی طور پر یہ دی گئی ہیں. فی الحال حالات بہتر ہونے کے بعد ہی انٹرنیٹ سروسز کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا. مزید تفصیلات سری نگر کے اس وقت کیا کچھ ہیں, تفصیلات دے رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے عمران نائک کو. ہم اس وقت دارالحکومت سری نگر میں موجود ہیں. آج تیسرے روز بھی سری نگر شہر کے ساتھ ساتھ وادی کے متعدد اور مختلف علاقوں میں نظام زندگی متاثر اور مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. سری نگر کے لال چوک علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج تیسرے دن بھی انتظامیہ کی طرف سے امن و قانون کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی طور پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں آج تجارتی مراکز بالخصوص لال چوک کے اندر مکمل طور پر بند ہے. میرے ساتھ میرے ویڈیو جرنلسٹ نور ہے جو آپ کو دکھائیں گے. دکانیں و کاروباری ادارے مکمل طور پر بند ہے, جبکہ سڑکوں سے ٹریفک بھی غائب ہے. اور یہ جو لال چوک کا علاقہ ہے, یہاں کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے, بیریکیڈنگ کر دی گئی, اور ساتھ ساتھ خاردار تاریں بھی بچھا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی پبلک موومنٹ کو یہاں پر ریسٹرکٹ کیا جائے. اور مجموعی طور پر اگر شہر سری نگر کی بات کریں تو آج تیسرے روز بھی یہاں پر معمولاتی زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے. وہیں سری نگر کے سول علاقوں یا سول لائنز کی بات کریں تو آج صبح سے ہی رفتہ سے جو معمولاتی زندگی ہے وہ کہیں نہ کہیں بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور سول لائنز کے ارد گرد یا شہر کے مضافاتی علاقوں میں ٹریفک جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بحال ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد وادی کشمیر میں غم اور غصے کی لہر برقرار ہے. وہیں آج چوتھے دن بھی غیر یقینی صورتحال مسلسل برقرار ہے, جس کے بیچ میں انتظامیہ کی طرف سے آج احتیاطی طور پر ریسٹرکشنز یا پابندیاں عائد کر دی گئی ہے. وہیں انتظامیہ نے 7 مارچ تک سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے. وہیں دیکھا جائے تو وادی کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہے. پری پیڈ کالنگ اور انٹرنیٹ کو مکمل طور پر ڈاؤن کر دیا گیا ہے, جبکہ پوسٹ پیڈ موبائل انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بھی کم کر دیا گیا ہے. گلستان نیوز کے لیے لال چوک سے نور کے ساتھ عمران نائکو, سری نگر. ادھر وادی کشمیر میں جاری خشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے درجہ حرارت میں بتدریج کمی متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے ترجمان محمد حسین میر نے گلستان نیوز نمائندہ نعت کباٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے چند دنوں میں شہر اور گردنواح میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا, مگر معمول سے زیادہ درجہ حرارت برقرار رہے گا. شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موسم کی تبدیلی کے پیش نظر مناسب لباس پہنیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں.
आज से ही थोड़ा एक WD आप पीछे देख सकते हैं, तो ये अप्रोच कर रहा है, तो इससे क्लाउडी होगा, रेन की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, आइसोलेटेड 1 या 2 जगह ज़्यादा बूंदाबांदी होगी। यही सूरत हाल 7-8 तारीख तक यही रहेगी। फिर 9 तारीख से भी ऐसा ही निकलेगा। 10 तारीख में थोड़ी इसकी वो क्या कहते हैं उसको, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। 12 तारीख से एक इस वक्त प्रेजेंट दिखा रहा है कि एक एक्टिव WD आ रहा है 11 और 12 के बीच में, तो वो आने वाले दिनों में ही डिसाइड होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। लेकिन कम से कम ये है कि वो मॉडरेट टाइप का होगा। इस वक्त दिखाई देता है कि कम से कम वो मॉडरेट टाइप होगा। तो हम ओवरऑल ये समराइज करेंगे कि आज से जो अभी टेम्परेचर राइज हो रहा था, इसमें लगाम लग जाएगी और ये एक स्मूथ लेवल पे, जो कल 22.3 था, ये 20 के आसपास, 19-20 के आसपास ही रहेगा श्रीनगर में। 2-3 नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।